तो गुप्त काल के आज के क्लास में पढ़ने जा रहे हैं विल्सन लेख। याद करेंगे बच्चों कि मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि गुप्त काल के अभिलेख कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बताया कि प्रयाग प्रशस्ति लेख समुद्रगुप्त का। उसी प्रकार अगला मैंने बताया था महरौली स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय का। फिर मैंने पढ़ाया मथुरा लेख चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का ही है ये। फिर मैंने बताया कि बेग्राम ताम्रपत्र लेख चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का। और आज हम पढ़ेंगे विल्सन लेख। तो विल्सन लेख को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कि कुमार गुप्त प्रथम जो गुप्त संवत चलाता है और उसी का इसमें बताता है कि विल्सन लेख यह यूपी से संबंधित है। 96 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक का डिटेल इसमें बताया गया है। कहता है कुमार गुप्त प्रथम के पूरे कालखंड को ही पुरातात्विक स्रोत से प्रमाणित कर दिया जाता है। मैंने कुमार गुप्त प्रथम के पूरे कालखंड को पुरातात्विक रूप से प्रमाणित करने का प्रमाण विल्सन लेख देता है। गुप्त काल के तमाम कर की सूची इसमें है, जैसे कि भाग, भोग माने भोग ये कर, हिरण्य, उदक, भाग, विष्टि, प्रणय, धान्य, दशापराध इत्यादि करके इसमें कई सारे शब्दों की जानकारी दी गई है, जिसमें कितने प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं वो समस्त चीज़ों की बातें इसमें की गई है। तो ये प्रशासनिक इतिहास में भी उपयोगी है विल्सन लेख। विल्सन लेख कुमार गुप्त प्रथम से संबंधित है। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट जानेंगे इसमें से आपकी दामोदर ताम्रपत्र लेख। दामोदर ताम्रपत्र लेख ये भी इंपॉर्टेंट में आता है। कहता है ये दामोदरपुर, दिनाजपुर, यह इसमें से देख सकते हैं हम लोग कि जिला बंगला ये बांग्लादेश से संबंधित है। और इस तरीके से समझेंगे हम लोग कि कुमार गुप्त प्रथम के दौर का 443 ईस्वी का यह दामोदर ताम्रपत्र लेख है। गुप्त संवत 124 है ये। तो इस तरीके से हम इसमें देख रहे हैं कि दामोदर ताम्रपत्र लेख में है क्या। पहली बात जानेंगे कुमार गुप्त प्रथम का विल्सन लेख है। दामोदर ताम्रपत्र भी कुमार गुप्त प्रथम का है। और इसमें भूमि की खरीद बिक्री की प्रक्रिया की चर्चा है कि किस तरीके से गुप्त काल में भूमि खरीदी जाती है, कैसे बेची जाती है, उसकी प्रक्रिया क्या है, समस्त चीज़ों की चर्चा दामोदर ताम्रपत्र लेख में किया गया है। दूसरा है कि गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई की इसमें चर्चा है कि राज्य, साम्राज्य और इस तरीके से उस समय वो किस तरीके से कोई राज्य जो है वो साम्राज्य के रूप में जाना जो जाता है, वह भुक्ति में बटा है। भुक्ति माने प्रांत, प्रांत जो है वो विषय में बटा है, विषय मतलब जिला, जिला जो है वह विधि में बटा है। विधि का मतलब कि अनुमंडल माने सब डिवीज़न। और जितने जो विधि है उसमें से ये बटा हुआ है ग्राम में, जो माने गांव की तरह। तो इस तरीके से राज्य भुक्ति में बटा है, भुक्ति विषय में बटा है, विषय विधि में बचा है और विधि ग्राम में बटा हुआ है। आज की तरह जिस तरीके से देश हो गया, प्रांत हो गया, जिला हो गया, अनुमंडल हो गया, गांव हो गया, उस प्रकार का बंटवारा का चर्चा अगर करता है तो दामोदर ताम्रपत्र लेख करता है कुमार गुप्त प्रथम का। फिर इसमें कह रहा है कि दिनाजपुर पुंड्रवर्धन भुक्ति के कोटिवर्प विषय का छोटा सा गांव है। तो दिनाजपुर ये वही दिनाजपुर है जहां से दामोदर ताम्रपत्र मिला हुआ है। यह पुंड्रवर्धन भुक्ति के कोटिवर्प विषय का छोटा सा गांव है। विषय माने जिला, माने कोटिवर्प इसमें एक जिला है। तो और यहाँ से पुंड्रवर्धन भुक्ति का मतलब है कि पुंड्रवर्धन वहाँ प्रांत है, तो उस प्रांत का एक छोटा सा ये गांव है। नेक्स्ट इसमें से कि कहता है कि गुप्त काल में जिला स्तर के प्रशासन में केंद्रीयकरण विकेंद्रीकरण का समन्वय तत्व है। माने किस तरीके से जिला स्तर प्रशासन में माने केंद्रीकरण को विकेंद्रीकृत किया गया है, बड़े चीज़ों को छोटे स्तरों पे कैसे कैसे प्रशासनिक इकाई के रूप में बांटा गया है। इसमें 5 सदस्यीय कमेटी की भी बात की गई है कि विषयपति आज के डीएम की तरह जो जिला अधिकारी होता था उसको उस समय विषयपति कहा जाता था। नगर श्रेष्ठी ये भी देख लेंगे हम लोग, जो नगरों में हुआ करते थे। ये वाणिज्यिक संग्रहकर्ता का प्रशासनिक पदाधिकारी हुआ करता था। प्रथम कलिक यह शिल्प संगठन का प्रधान हुआ करता था। प्रथम कायस्थ यह सेवा संगठन का प्रधान हुआ करता था। नगर सृष्टि वाणिज्यिक संगठन का प्रधान था। और नेक्स्ट समझेंगे इसमें से सार्थवा
ये कारवां संचालन का प्रधान था, ये सब की चर्चा इसमें की गई है। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि अनेक अधिकारी की भी इसमें चर्चा है, जैसे पुस्तपाल या भूमि रिकवर्ड माने कीपर, ये था माने भूमि को रिकवर किया जाता है, भूमि से संबंधित पदाधिकारी को पुस्तपाल के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार अप्रदा अहस्तांतरीय भूमि, वैसी भूमि जो एक व्यक्ति किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं कर सकता था, उसे अप्रदा भूमि के नाम से जाना जाता था। और अप्रहत माने बंजर भूमि की चर्चा अप्रहत के रूप में की गई है। इसकी भी चर्चा जो है वह इसमें से दामोदर ताम्रपत्र में है। अर्थात एक प्रकार से कहा जाए तो गुप्त काल के जितने अभिलेख पढ़े हैं प्रशासनिक इकाई के बारे में और वहाँ की भूमि पैमाने की व्यवस्था की बात किया जाए, विकेंद्रीकरण की बात किया जाए, देश राज्य की बात करें, जिला अनुमंडल की बात करें, विभिन्न पदाधिकारियों की बात करते, समस्त चीज़ों की जानकारी इसमें मिलती है। तो इसको बेहतरीन तरीके से देखने की ज़रूरत है। पुस्तपाल जो भूमि रिकवर्ड माने कीपर है, ये उस तरीके से ये गांव के जो कर्मचारी प्रकार के माने ये अधिकारी है। उसी प्रकार भूमि माप की इकाई जो है उस समय है अठवाप, द्रोणवाप, कुल्यवाप, इसकी भी चर्चा इसमें की गई है। तो अठवाप क्या है, द्रोणवाप क्या है, कुल्यवाप क्या है, तो भूमि माप की इकाई है। और ये सब क्या होते हैं इस डिटेल में आगे हम पढ़ाने वाले हैं इसको। फिर कहते हैं कि प्रचलित सोने का सिक्का दिनार की भी चर्चा है, जो सामान खरीदने का मूल्य वर्ग भी है। माने उस समय जो सोने का सिक्का जो चल रहा है उसको दिनार कहा जाता है। तो इसे याद रखेंगे कि गुप्त काल में सोने के सिक्का को क्या कहा जाता था, दिनार। और इसकी चर्चा भी किसमें है, तो इसकी चर्चा के लिए फिर से मैं बता दूं, दामोदर ताम्रपत्र अभिलेख ये कुमारगुप्त प्रथम का याद रखेंगे हम। इसमें उपरीक महाराज माने भुक्ति का प्रधान, भुक्ति का मतलब राज्य के प्रधान को भुक्ति कहा, राज्य को भुक्ति कहा गया है। तो उसके प्रधान को इसमें उपरीक महाराज कहा गया है, माने प्रांतपति माने राज्य का ये सबसे हेड होता है। इसकी भी चर्चा इसमें की गई है। इस तरीके से हमने दो अभिलेख अभी पढ़ा, विल्सन लेख कुमारगुप्त प्रथम का, और इसमें से है दामोदर ताम्रपत्र लेख कुमारगुप्त प्रथम का, जिसमें दामोदर ताम्रपत्र लेख इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे प्रशासन की जानकारी, वहाँ के सिक्के की जानकारी, वहाँ के भूमि की व्यवस्था की जानकारी, वहाँ के विभिन्न पदाधिकारियों की जानकारी, विकेंद्रीकरण की जानकारी, समस्त चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसे ठीक से समझेंगे और अगले अभिलेख में हम पढ़ेंगे भीतरी स्तंभ लेख।